हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा यह एकांकी पढ़ेंगे, जो 10th ICSE में 2 नंबर की एकांकी है। अब इस एकांकी में दहेज की प्रथा जो है, अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा दहेज होता क्या है। तो दहेज मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डावरी, ये बहुत पहले से परंपरा चलती आई है, अभी भी चल रही है, लेकिन फर्क इतना है कि अभी थोड़ी कम हो गई है। पहले जैसे दहेज अगर ज्यादा है, गोरी लड़की पढ़ी लिखी है तो भी उनको दहेज चाहिए, सुंदर नहीं हो चलेगा लेकिन दहेज चाहिए। आज भी कई कई ऐसी परिस्थिति है, लेकिन थोड़ी कम हो गई है। अब इस कहानी की इस एकांकी की कहानी भी कुछ ऐसी है। अब इस कहानी में जीवनलाल मुख्य पात्र है। उस जीवनलाल की पत्नी है राजेश्वरी, जीवनलाल का बेटा जो है वो रमेश, जीवनलाल की पत्नी है राजेश्वरी, बेटी गौरी, बेटा रमेश और रमेश की पत्नी कमला। अब इस कहानी जो लिखी है विनोद रस्तोगी ने, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, उद्देश्य और सार्थकता। अब विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा यह कहानी जो है, दहेज जैसी जो बुरी प्रथा है उसको दर्शाने वाली एक एकांकी है। और इस दहेज प्रथा का सजीव वर्णन इस एकांकी में विनोद रस्तोगी ने किया है। अब इस कहानी में है क्या? एक प्रथा इस कहानी में ऐसी है कि शादी होने के बाद जो पहला सावन आता है, वो सावन हर लड़की अपने मैके में अपनी सखी सहेलियों के साथ बिताती है। तो इस साल जीवनलाल का बेटा रमेश और उसकी शादी हुई है कमला के साथ। तो कमला का भाई प्रमोद उसको लेने आया है, लेकिन ये जीवनलाल जो है उसका ऐसा कहना है कि कमल के भाई ने मुझे दहेज कम दिया या 5000 दहेज देना बाकी है। इसके लिए वो जानबूझकर उसे विदा करने के लिए तैयार नहीं होता है। कहानी का शीर्षक है बहू की विदा। अब जैसे हम शादी करते हैं तो शादी में एक लड़की का ससुराल में विदाई होता है, ये अलग विदाई है, वो अलग विदाई है। ये विदा मैंने आपको क्या कहा कि जैसे लड़की ससुराल में आती है, ससुराल के बाद पहला सावन जब उसका होता है तो वो अपने मैके जाती है। तो एक कमल के घर पे आता है प्रमोद, लेकिन जीवनलाल 5000 दहेज बाकी होने के कारण कमला की विदाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रमोद उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका दहेज चुका दूंगा, लेकिन प्लीज आज इस समय कमला की विदाई कर दो। अगर मैं कमला को लेकर नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ का हृदय टूट जाएगा। लेकिन जीवनलाल को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवनलाल बोलता है इतना ध्यान रखना था तो पहले दहेज देना चाहिए था ना, बराबरी वाले के साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? आप तो गरीब है, महल में रहने वालों के साथ क्यों रिश्ता जोड़ा? ऐसा वो कहता है। अब होता क्या है कि रमेश की बहन गौरी, उसका भी शादी का पहला साल है। अब देखो कैसे भेदभाव करते हैं, बहू को बहू का दर्जा दिया जाता है, बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाता है। जब बेटी अपने घर पे आ रही है तो वो कितने उतावले हैं उसका स्वागत करने के लिए, बहुत जोरों शोरों से तैयारी की है, और किसी की बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं है। किसी के बेटी की माँ की चिंता उनको क्यों? उनका हृदय टूटे, उनको दुख हो, रोए धोए, क्या फर्क पड़ता है? दहेज सिर्फ चाहिए। इसलिए जब वो गौरी आने के लिए तैयार है तो वो बहुत अच्छे से उसका स्वागत करता है, लेकिन अपनी बहू को विदाई नहीं करता है केवल 5000 के लिए। लेकिन जब रमेश गौरी को लेने जाता है, अब ऐसे कहा जाता है कि लड़कों वालों को कितना भी दहेज दो तो वो कम ही होता है। जीवनलाल को क्या लगता है कि मैंने बेटी को बहुत दहेज दिया है, मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ा, मैंने बहुत खातिरदारी भी की है, तो गौरी तो 100% मेरे घर आ ही जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हर ससुराल वालों को कितना भी दहेज दो कम ही होता है। तो गौरी के ससुराल वालों को भी दहेज कम ही लगा, इसलिए गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को नहीं भेजा। इसलिए रमेश अकेला आया।
दूर से देखा, अरे रमेश अकेला आया है। फिर पूछा रमेश से क्या हुआ, गौरी की तबीयत तो ठीक है? रमेश ने कहा हाँ। तो क्यों नहीं आई? तो रमेश ने बताया कि उनका कहना है कि दहेज कम दिया। बहुत गुस्सा आता है जीवनलाल को, कहता है बहुत लालची है, इतना धन देने के बाद कहते धन नहीं दिया। लालची अब यहाँ कौन है, जीवनलाल या गौरी के ससुराल वाले? तुम तो कितने लालची, कितने स्वार्थी हो, इतने धनी व्यापारी होने के बावजूद भी सिर्फ 5,000 की तो बात है, आपका बड़प्पन दिखा दो, बहू को बेटी समझ के विदा कर दो। नहीं, वो नहीं होता है जीवनलाल को। जब गौरी की विदाई नहीं होती है तो उसको बहुत दुख होता है, तो उसको एहसास होता है कि कमला को मैंने नहीं भेजने से उसके माता के दिल पर क्या बीती होगी। जब गौरी की विदाई नहीं होती है तो जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो धूमधाम से अपनी बहू की विदा करता है। मतलब अगर हर लड़के का पिता ये सोचेगा कि मैं लड़के का पिता हूँ वैसा लड़की का पिता भी हूँ, ये किसी की बेटी है, भले मेरी बहू है लेकिन ये भी किसी की बेटी है ना। जैसे मेरी बेटी किसी के घर पे बहू बनकर गई है तो ये भी तो मेरी बेटी है। अगर ऐसा हर मनुष्य समझे कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है तो ये दहेज जैसी प्रथा और ये जो अन्याय होता है बहुओं पर ये कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। और इस प्रकार ये दहेज जैसी समस्या का समापन करना ही इस एकांकी का उद्देश्य है, जो विनोद रस्तोगी ने बताया। मैंने शॉर्ट में आपको पूरी स्टोरी समझाई। अभी मैंने बोर्ड पर सार्थकता और उद्देश्य लिखाया है, आप बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसके बाद नोटबुक में उतार लेंगे। मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाती हूँ, आप बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, ठीक है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे पात्र परिचय आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी और हाँ, आपको मैं 2 बातें बताना जरूरी समझूंगी। आपके पास टेक्स्ट बुक, पेंसिल, पेन का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज लेकर आइए और फिर लेक्चर के लिए बैठिए, क्योंकि मैं जो अवतरण आपको मार्क कराएगी, जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है वो बताऊंगी, तो आप उसी समय टेक्स्ट बुक में लिख लेना। अभी आपने लिखा होगा, ये आप किसी भी आंसर में डाल सकते हो, या आपको ऐसा अलग क्वेश्चन ही आता है कि इस कहानी का उद्देश्य लिखिए 2 या 3 मार्क के लिए, तो आपको ये लिखना है। और ऊपर की जो 2 लाइन है कौन सी, विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित बहू की विदा दहेज प्रथा की बुराइयों को दर्शाने वाली एकांकी है। इस एकांकी में समाज में व्याप्त दहेज की समस्या का सजीव चित्रण किया है। ये किसी भी उद्देश्य में भी, सार्थकता में भी, संदेश में भी आप डाल सकते हो, कॉमन लाइन है वो। ओके, अब ये मैं रफ करती हूँ, आपको पात्र परिचय बताती हूँ। ओके, अभी हम कहानी एकांकी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में पात्र परिचय प्लस चरित्र चित्रण मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में दूंगी। ओके, अभी आप बच्चे टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 18। अभी ये जो नरेटर का दिया है ब्रैकेट का, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसके लिए हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पेज नंबर 17 में 5 कैरेक्टर दिए हुए हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष, अवस्था मतलब उनकी उम्र, उनका एज। उसके बाद है राजेश्वरी जो है जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। अब ये अपने पति को भली भांति जानती है, इसलिए वो अपनी बहू को मदद भी करना चाहती है, लेकिन बहू इतनी संस्कारी है कि वो अपनी सास से पैसे लेने से इनकार करती है और समझाती है अपनी सास को और अपने भाई को कि कोई बात नहीं, ये साल अगर विदाई नहीं होगी तो अगले साल मैं आऊंगी
और वैसे गौरी भी तो आ ही रही है, और गौरी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, मैं उसके साथ सावन मना लूंगी। लेकिन वो अपना दुख प्रकट नहीं करती, इतनी वो संस्कारी है कमला। रमेश है जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला है रमेश की पत्नी। रिलेशन समझ में आएगा तो आप अवतरण के उत्तर लिख पाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, आपको डायलॉग याद होना चाहिए कि ये डायलॉग जीवनलाल का है या रमेश का है या प्रमोद का है। उसके बाद प्रमोद जो है कमला का भाई, जो मैंने आपको कहा कि वही कमला को लेने के लिए आया है। ऐसे 5 चरित्र चित्रण इस कहानी में है, या पात्र इस कहानी में है। देखो पेज नंबर 18। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल कहता है विदा नहीं होगी। प्रमोद हमेशा धीमी आवाज में बोलता है क्योंकि वो लड़के वाले की तरफ से अपनी बहन को लेने आया है, वो ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। भले जीवनलाल ऊंची आवाज में बोल रहा है, उसका अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो शांतता से, नम्रता से ही बात कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? दशा मतलब अवस्था, लिखो वहां पर, उसकी हालत क्या होगी? जीवनलाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। ठेका लेना मतलब मैंने उसकी हालत बिगड़ने का या ठीक करने का कोई जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है। अंडरलाइन करो ये लाइन। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। हर लड़की कौन सा सपना देखती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर अंडरलाइन करो। क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि शादी जिस साल होती है उसके बाद जो सावन में पहला सावन आता है, तो हर लड़की अपने सखी सहेलियों के साथ पहला सावन बड़े प्यार से हंसते खेलते बिताती है। जीवनलाल कहते जानता हो। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हो। ऊब रहे ना मतलब जैसे उनको कंटाल आया कि क्या बकबक कर रहा है कब से। प्रमोद कहता है यह जानकर भी, मतलब आपको ये पता है, क्या पता है कि हर लड़की शादी के बाद पहला सावन मैके में सखी सहेलियों के साथ बिताती है। यह जानकर भी आप कमला को भेजने से मना करें, कहते विदा नहीं होगी। अपना निर्णय सुना चुका हो, विदाई नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अवतरण मार्क कीजिए, हृदय टूट जाएगा मतलब दुखी हो जाएगी बेचारी, क्योंकि बड़ी आस लगाए बैठी है, बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरी बेटी आएगी। लड़की ससुराल चली जाती है, बड़ा दुख होता है माँ को, जब आती है तो बड़ी खुश हो जाती है। तो उम्मीद लगाए बैठी है, आशा लगाए बैठी है कि बेटी आएगी, अगर मैं नहीं लेकर जाऊंगा तो बेचारी का हृदय टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, वो बड़ी नाराज हो जाएगी। मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? किसी के फीलिंग का, किसी के भावना का जीवनलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई असर नहीं होता, इतना जिद्दी है। प्रमोद दीन स्वर में कहता है, दीन स्वर मतलब एकदम धीमी आवाज में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। हर लड़की का पिता ये कोशिश करता है कि ससुराल वाले जितना दहेज मांगे वो दे दे, ताकि लड़की ससुराल में खुश रहे सदा। यही तो हर लड़की का पिता माता चाहते हैं। इसलिए प्रमोद क्या कहता है कि मेरी जितनी हैसियत थी, जितनी ताकत मुझ में थी दहेज देने की, मैंने उतना दहेज दे दिया है। फिर भी अगर डैश डैश डैश, क्या कहना चाहता है प्रमोद कि अगर फिर भी आप कहते हैं कि आप और दो, तो मेरे पास तो अब वो दहेज देने के लिए कोई भी कीमत पर पैसे नहीं है। जीवनलाल कड़े स्वर में बोलते हैं, गुस्सा आता है, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो हमारी बराबरी का घर देखते, सॉरी अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? समझे आप लोग? मतलब वो क्या कहना चाहता है कि तुम गरीब हो तो तुम्हें गरीब के साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहिए था, हमारे जैसे महलों में रहने वाले अमीर के साथ क्यों रिश्ता जोड़ा? इसका मतलब वो सिर्फ पैसों से अमीर है, दिल का तो बड़ा ही गरीब है।
प्रमोद हाथ जोड़कर कहता है जी। जीवनलाल कहता है देना तो दूर, क्या दहेज, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। अभी देखो, लड़की वाले लड़कों की खातिरदारी 100% करने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सकता है उतनी खातिरदारी, उतनी आव भगत, उतना स्वागत लड़कियों वाले करते हैं, लड़कियों वाले। लेकिन ये लड़कों वालों को पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, किसके नाम पर धब्बा लगा? जीवनलाल के। कैसा धब्बा लगा? मतलब आए हुए अतिथि ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसा ससुराल मिला है, अच्छे से खातिरदारी भी नहीं की अतिथियों की। इसका मतलब क्या हुआ? उसके नाम पर धब्बा लगा, कलंक लगा, मेरी शान को ठेस पहुंचे। बड़ा शानदार था ये, बड़ी शान थी उसकी। ठेस पहुंचना, दुख होना। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है, सारे लोगों में या सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्या मजाक उड़ाया? कि अच्छे से खातिरदारी भी नहीं की। उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। करारी चोट मतलब गहरी चोट। यह आपको पता चला किसको कहा है करारी चोट? किसने की? प्रमोद। कैसे की? कि उनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं की, इसलिए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। ये बहुत बड़ी चोट उन पर हुई है, और आज भी वो चोट जो है वो हरा है, मुझे याद है। जाओ कह देना अपनी माँ से, अगर बेटी से विदा कराना चाहती है पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे, अवतरण के लिए माफ करो। कहाँ से करोगे? मेरे नाम पर जो धब्बा है यहाँ से लेकर मरहम भेजे तक। अब मैंने आपको घाव बताया, किसको कहा है घाव? जो उनकी खातिरदारी नहीं की, जिस वजह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ये हुआ जीवनलाल पर घाव। उसके लिए मरहम। मरहम क्या काम करता है? घाव को भरने का काम करता है। अब यहाँ घाव भरने का काम कौन करेगा? मरहम। मरहम मतलब क्या? कि दहेज जो 5,000 बाकी है वो अगर आप दे देंगे तो मेरा घाव भर जाएगा, ऐसा जीवनलाल कहता है। जी आप इस समय तो विदा कर दे, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस समय विदा कर दो किसका कमला का। उसके बाद हम जब उसकी विदाई करेंगे, जो वर्ड है गौने में, एक रीत होती है, एक रिवाज होता है कि जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो उसको क्या क्या देना होता है। तो ये जो रीति रिवाज है, मतलब हम जब उसको ससुराल भेजेंगे तो आपको जो चाहिए आपको वो देने का प्रयास मैं करूंगा। ऐसा कौन कहता है? प्रमोद। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। गौना मतलब रीति रिवाज। जीवनलाल कहता है मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। ये मुहावरा है, बाल धूप में सफेद होते ही नहीं है। इसका मतलब है बहुत अनुभवी होना। जीवनलाल का कहना क्या है कि मैं अनुभवी हूँ, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। उसका बोलने का तरीका देखो, कैसे बात कर रहा है। बहू का भाई है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन बेचारा अपनी बहन को कुछ तकलीफ ना हो इसलिए कुछ भी उलट जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि नम्रता से बात कर रहा है। प्रमोद कहता है यहाँ आप क्या कह रहे हैं? मैं भले आपको बेवकूफ कैसे बनाऊंगा? ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 इस हाथ पर रख दोगे, इस हाथ पर 5,000 और इस हाथ से आपकी बहन की विदाई। यह तो सरासर अन्याय है जीवनलाल जी, सरासर अन्याय मतलब पूरी तरह से अन्याय है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूँ? तो सचमुच ये तो बिल्कुल आप अन्याय कर रहे हो मुझ पर। शिकायत आपको हमसे है ना। उस भोली वाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उसको सजा दे रहे हो कि उसका पहला सावन के लिए भेज नहीं रहे हो?
उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो डैश डैश डैश, रमेश बाबू घर पर नहीं है, रमेश बाबू गौरी को लेने गए हैं। अगर रमेश बाबू होते तो कमला की विदाई जरूर कर देते, ऐसा ऐसा प्रमोद कहना चाहता है। लेकिन जीवनलाल कहता है तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वो मेरा बेटा है। तुम्हारी तरफ बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। अब आपने यहां से जो लेसन देखा कि प्रमोद ने कोई भी बदतमीजी अब तक जीवनलाल के साथ नहीं, इतना जोर से बोल रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर भी प्रमोद शांतता से बात कर रहा है। और ये क्या कहता है कि तुम बड़ों के मुंह लगते हो। अबे बड़ों के मुंह लगना मतलब क्या? कि उनको उलट जवाब देना या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि तुम बदतमीज हो। मेरा बेटा बदतमीजी नहीं करेगा, जो मैं करूंगा वो वही कहेगा। अब प्रमोद को थोड़ा अपमान महसूस होता है। इंसान की आखिर हद होती है ना कुछ तो भी सहन करने की, सहनशीलता होती है। अब थोड़े नाराज हो गए प्रमोद और क्या कहा, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं ना। अगर आपको मैंने पूछा तो आप क्या जवाब देंगे कि जीवनलाल प्रमोद का अपमान सचमुच बेटी वाला समझकर ही तो कर रहा है। अगर सिर्फ मानव समझता, उसको इंसान समझता तो नहीं करता ना। किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। बहुत अच्छा डायलॉग यहाँ पर रमेश ने कहा, प्रमोद ने कहा। आज वो लड़के वाला है, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लड़की का पिता भी है। उसको ये सोचना चाहिए था, मैं जिस तरह कमला की विदाई नहीं कर रहा हूँ, अगर गौरी के ससुराल वालों ने विदाई नहीं की तो हम पर क्या बीतेगी। अगर वो ये सोचते तो वो कमला के साथ ऐसा व्यवहार ही नहीं करते। इसलिए प्रमोद जीवनलाल को याद दिलाता है कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप भी बेटी वाले हैं। अगर आपके बेटी के घर से ऐसा हुआ तो आप पर क्या बीतेगी। ऐसी याद प्रमोद जीवनलाल को देता है। अभी हम आज इतना ही लेसन पढ़ेंगे। आगे की जो एकांकी है हम वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, हाँ। अभी आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में जब आप बैठेंगे तो जितना मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है उतना पढ़कर रखेंगे, उतना रिवीजन हो जाएगा आपका। और आपने जो लिखा है ये पढ़कर भी आना है आपको नेक्स्ट पीरियड। ओके, बाय बाय।